नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सख्त हेडलाइंस पर। सीएम सोरेन ने 17 विभागों की समीक्षा बैठक, सुस्त पड़ी योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। कहा, इस बैठक की और भी पहले करनी थी जरूरत। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे सिमडेगा। नारायण सिंह रोहेला के श्राद्ध कार्यक्रम में हुए शामिल। कृषि मंत्री ने किसानों को कमियां सुधारने का दिया आश्वासन। टाना भगत और किसानों के बीच हुआ बीज वितरण, 2 किलो बांटे गए सरसों के बीज। नए वैरायटी के बीज से किसानों को मिलेगा लाभ। गुमला में बेटे ने की पिता की हत्या, आपसी विवाद में चलाई कुल्हाड़ी। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। राजा फुटबॉल क्लब घाघरा और सीएचसी चंदवा के बीच खेला गया मैच। राजा फुटबॉल क्लब घाघरा टीम रही विजेता। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में 8 घंटे तक लगभग 17 विभागों के राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सुस्त पड़ी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। वहीं कृषि आज की चर्चा में राज्य के हालात पर नजर दौड़ाई गई, कई निर्देश दिए गए, कई चीजों में कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। कई योजनाओं की गति धीमी है, उन योजनाओं में गति देने की बात कही गई है। राज्य में शांत वातावरण रहे, विधि व्यवस्था बेहतर रहे, इस पर चर्चा हुआ। कुल मिलाकर के आज दिन भर के इस मैराथन में राज्य की एक झलक हम लोगों को देखने को मिला। इसका अब अगली जब बैठक होगी उस पर परिवर्तन आपको या उस समय हम बहुत कुछ कह रहेंगे, आप लोग के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। अभी चूंकि कोविड संक्रमण स्थिति रही है, कोविड को लेकर के तो संतोषजनक ही स्थिति है, लेकिन कार्य योजनाओं को लेकर कुछ निराशा जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं कि निराशा है तो आशा छूट गया, ऐसा नहीं है। शायद आज की जो ये मीटिंग है, आज की जो चर्चा थी, ये चर्चा थोड़ी सी और पहले होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज भी हमारे हाथ में वक्त है, इस चीज को रिबिल्ड हम लोग कर लेंगे। जिलावार नहीं, पूरे राज्य के संदर्भ में है। एक एक जिला का आज चर्चा नहीं था, पूरे राज्य का चर्चा था। तो ये राज्य के संदर्भ में ओवरऑल एक ही निर्देश है। यहां के गरीब, मजदूर, किसान, यहां के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, यहां के लोगों के लिए विकास योजनाओं में गति देना,
और जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों का सभी पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए सभी कामों को जल्द पूरा करने का निर्देश। तो 17 विभागों की समीक्षा बैठक इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, जहां उन्होंने काम में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए हैं। और इस दौरान समीक्षा के दौरान क्या कुछ खूबियां और खामियां मुख्यमंत्री के सामने आई हैं, इसकी तमाम जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नवीन, 17 विभागों की समीक्षा बैठक इस दौरान मुख्यमंत्री ने की है, क्या कुछ खामियां और क्या कुछ खूबियां इस दौरान समीक्षा में निकल करके सामने आई? क्योंकि समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आया कि हमें ये पहले करने की जरूरत थी, इन समीक्षाओं को पहले करने की जरूरत थी, तो इसका मतलब साफ तौर पर निकल करके सामने आ रहा है कि समीक्षा के दौरान कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी एहसास हुआ है कि इन योजनाओं में खामियां पाई जा रही हैं, जिसके चलते उन्होंने काम में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि कल की जो समीक्षा बैठक थी एक तरह से मैराथन बैठक, 17 विभागों का एक साथ बैठक, और बैठक में तमाम विभागों के सचिव, मुख्य सचिव मौजूद थे। इसके अलावा तमाम जिलों के डीसी और डीडीसी इस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन में तकरीबन 8 घंटे तक इस बैठक में मौजूद रहे और तमाम विभागों की समीक्षा की। देखिए, जहां विभागों की बात करें तो 2-4 जो मोटी बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। किसान क्रेडिट कार्ड एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा। इसके पहले तमाम डीसी से इसको लेकर के चर्चा हुई थी। उसमें उन्होंने कहा है कि हर हाल में अक्टूबर 2022 तक किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो देना अब अनिवार्य है, यानी किसी भी हाल में किसान के पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। और इसकी जो समय सीमा तय की गई है वो समय सीमा अक्टूबर 2022 तक, माफ कीजिएगा मार्च या अक्टूबर है शायद, तो ये अक्टूबर 2022 तक आप इसको समझ सकते हैं कि उस समय तक हर किसान के हाथ में क्रेडिट कार्ड जो है होना अनिवार्य है। और इसके लिए तमाम डीसी को निर्देश दिया गया है, जो डीडीसी हैं उन्हें निर्देश दिया गया है, जो जरूरी चीजें हैं उसको लेकर के निर्देश दी गई है। अगर विभागवार बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि क्रेडिट कार्ड, मैं आपको यहां पे क्लियर कर देना चाहती हूं कि 30 मार्च को इसका समय निर्धारित किया गया है। 30 मार्च 2022 को सबके पास में क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ऐसा कहना मुख्यमंत्री का। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के दौरान किसानों को आगे आने वाले समय में क्या कुछ लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में विशेष जानकारी अगर आपके पास कुछ है तो जनता तक पहुंचाइए। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसानों के पास होता है तो उन्हें फसल की बुआई को लेकर के, यानी कृषि कार्य करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, वो क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल करके और अपनी खेती कार्य में वो पैसा लगा सकते हैं। तो ये इससे किसान और भी ज्यादा सबल होंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया है। इसके अलावा बात करें तो शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो जो छात्रवृत्ति योजना है इसको और बृहद करने की बात कही है। अगर आप इसके इतर जाते हैं तो जो ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने सोलर सिस्टम को और ज्यादा मजबूती से झारखंड में फैलाने की बात कही गई। सोलर प्लांट लगाने को लेकर के उन्होंने जोर दिया है। इसके अलावा पथ निर्माण, सड़क राज्य में बन रहे हैं उसमें तेजी लाई जाए। नए जो पथ निर्माण होने हैं उन योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए, इसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अगर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर जाएं तो नई सरकार की तरफ से जो 15 लाख नए जो कार्ड किसानों को दिए गए हैं जिससे वो अनाज ले सकते हैं, ग्रीन कार्ड उसको कहते हैं। तो वो ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि हर हाल में ये चीजें धरातल पर दिखे। खेल विभाग की अगर बात करें तो खेल विभाग को लेकर के जिन जिन प्लेयरों को सरकार की तरफ से नौकरी मिलनी है उसमें तेजी लाने की बात कही गई है। जो खेल संबंधी जो चीजें हैं, तमाम जिलों में जो खिलाड़ी हैं वो कैसे आ गए, उनको प्रोत्साहन के लिए जो है उसमें कई तरह की समीक्षाएं की गई हैं। इसके अलावा अगर ग्रामीण विकास विभाग की बात करें या फिर
फिर महिला बाल विकास विभाग की बात करें तो इनमें चल रही योजनाओं को और ज्यादा तेजी लाने की बात कही गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं वर्तमान में राज्य में चलाई जा रही हैं उसमें ये दो तीन विभागें हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण विकास विभाग की बात करें या फिर महिला बाल विकास विभाग की बात करें, ये कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें केंद्र की योजनाएं बहुत ज्यादा चलाई जाती हैं। तो इस पर भी उन्होंने जोर दिया है, समीक्षा की है जो केंद्र की योजनाएं हैं वो कितना ज्यादा राज्य में और किस स्तर से किस गति से चल रही हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को राज्य में धीमी तरीके से चलाई जा रही है, उसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं केंद्र की छवि खराब हो रही है क्योंकि योजनाएं सही तरह से संचालित नहीं हो पा रही और सबसे बड़ा इससे नुकसान ये है कि जनता लाभान्वित नहीं हो रही, क्योंकि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं लाई जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि जनता को लाभ मिल सके। लेकिन अगर इन योजनाओं में कहीं ना कहीं लापरवाही या धांधली देखने को मिलेगी तो सीधा असर जनता पर देखने को मिलेगा। और इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री काफी सजग नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने समीक्षा भी की है और काम में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सुस्त पड़ी योजनाओं में तेजी लाने के दिशा निर्देश इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिए हैं। चलिए बढ़ते आगे और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से न्यायालय में अब रौनक लौट आई है। झारखंड के सिविल कोर्ट में फिर से रौनक लौटी है। प्रतिदिन अब चहल पहल पहले की तरह ही रह सकेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज से झारखंड के सभी सिविल कोर्ट में फिजिकल सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, वहीं झारखंड हाई कोर्ट को 4 अक्टूबर से फिजिकल सुनवाई के लिए तैयार किया जा रहा है। बता दें कि झारखंड के सिविल कोर्ट में एक बार रौनक फिर से लौटी है। अब हर दिन पहले की तरह ही चहल पहल रहेगी। आज से झारखंड के सभी सिविल कोर्ट में फिजिकल सुनवाई होगी। झारखंड हाई कोर्ट को 4 अक्टूबर से फिजिकल सुनवाई के लिए तैयार किया जा रहा है। ऑनलाइन सुनवाई की वजह से कई अधिवक्ताओं की माली हालत खराब हो रही थी कि कई वकीलों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा था। वहीं फिजिकल सुनवाई के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, जहां कई वकीलों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा था ऑनलाइन सुनवाई के तहत, लेकिन अब ये आर्थिक स्थिति एक बार फिर से सशक्त करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड हाई कोर्ट में फिर से अब 4 अक्टूबर से फिजिकल सुनवाई हो सकती है। अब इसके लिए हाई कोर्ट को जहां तैयार किया जा रहा है, वहीं सिविल कोर्ट में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना काल ने हर वर्ग के लोगों पर प्रभाव डाला है, तो उससे अधिवक्ता वर्ग जो भी है यानी कैदी पालन हो पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एसोसिएशन की तरफ से जो मांग की गई थी कि एक बार कोर्ट जो है फिर से फिजिकल सुनवाई के लिए उस पर विचार किया जाए, तो विचार करते हुए इस पर निर्देश भी दिए गए हैं कि जिस तरीके से अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, तो इसको एहतियात बरतते हुए जो भी केंद्र सरकार के कोरोना गाइडलाइन में जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का सख्ती से पालन कैसे कराया जाए, इस पर भी विशेष मंथन हुआ था बीते दिनों। जब मॉनिटरिंग के लिए, इस पर निगरानी रखने के लिए एक्स्ट्रा जो फोर्सेस हैं, एक्स्ट्रा जो सुरक्षा बल है, वो कोर्ट में जो है तैनात किए जाएंगे। और सीधे तौर पर कहें कि अगर कोई लापरवाही अगर बरतते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें अच्छी
खासी जो रकम है वो जुर्माने के तौर पे भरनी पड़ सकती है। बिल्कुल चंदन, अच्छी खासी रकम जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ सकती है अगर कोई गाइडलाइंस का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा। लेकिन वकीलों की माली स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से ये बड़ा फैसला निकल करके सामने आया है, जहां सिविल कोर्ट में रौनक फिर से लौट आई है। अब हर रोज फिजिकल सुनवाई हो सकेगी। अब इस दौरान झारखंड हाईकोर्ट को भी 4 अक्टूबर से फिजिकल सुनवाई के लिए तैयार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों का, जहां झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सिमडेगा दौरे पर हैं, जहां पर वो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रह चुके राम नारायण सिंह रोहिल्ला के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। इससे पहले वो सदन कार्यालय पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सिमडेगा जिला कांग्रेस कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और जिले में आने वाले दिनों में और भी बेहतर कार्य मिलेंगे। उनका सिमडेगा जिले के दोनों विधायक कांग्रेसी हैं, ऐसे में यहां के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं और आगे भी संगठन मजबूती के साथ काम करेगा। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया जाएगा। खाली पदों पर भी जल्द से जल्द बहाली होगी। इसके अलावा बारिश के चलते जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई भी की जाएगी। सरकार किसानों को लेकर काफी गंभीर है। जल्द ही इस मामले में सार्थक पहल सरकार की तरफ से की जाएगी। देखिए, दुखद स्थिति में आज आए हैं और निश्चित रूप से जो एक बहुत कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ और गांधीवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राम नारायण रोहिल्ला जी का आज श्राद्ध क्रम है, उस सिलसिले में हम आए थे और हमने पहले ही आग्रह कर दिया था कि किसी भी तरह का कोई स्वागत कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि हम शोक के कार्यक्रम में आए हैं। और जहाँ तक जिला की बात है तो जिला आप जानते हैं, यहाँ जिला कांग्रेस किस तरह का काम कर रही है कि 2 विधायक हमारे यहाँ से जीत करके गए थे और लगातार हम लोग पहले भी और अब भी संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। जो डायरेक्टरेट है सबसे वो चिन्हित कर लिया गया, रोस्टर भी तैयार कर लिया गया और शीघ्र ही सक्षम जो एजेंसी है जो परीक्षाएं कंडक्ट करेगी उनको हम यहाँ भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है और आने वाले दिनों में जो कमी है वो आपको भरपाई चाहे सीधी भर्ती से हो या फिर कोई वैकल्पिक उपाय हो उसके द्वारा हम कर दिया है। जिस तरह से मौसम का मार इस बार पड़ रहा है, बारिश आना जाना लगा है, ऐसे में कृषि अगर किसानों को दिक्कत होती है और खासकर सिमडेगा में जहां हाथियों के द्वारा यहां किसानों की फसल को रौंद दिया जा रहा है, तो यहां किसानों को किस तरह से मदद पहुंचाई जाएगी। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक को लेकर कहा कि निश्चित तौर पर कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से विभागों की समीक्षा हो रही है। जानकारी के मुताबिक इस समीक्षा बैठक से लोगों को काफी लाभ मिलने वाला है, लिहाजा ये समीक्षा बैठक विकास को गति देने वाला साबित होगा। गठबंधन दल के साथी लगातार मुख्यमंत्री तक ये बात रखने की कोशिश कर रहे थे कि विभागों में क्या चल रहा है क्या नहीं। वहीं सरकार के विकास की योजनाओं की कमिटमेंट समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे और रोजगार की दिशा में कोशिश तेज हो, इस पर भी समीक्षा होगी। तो सीएम की समीक्षा बैठक पर राजेश ठाकुर का बयान सामने आया है। दरअसल 17 विभागों की मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद अब राजेश ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बढ़ते आगे, जहां आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाएगी। इसी कड़ी में कांग्रेस साल भर कई तरह के कार्यक्रम को आयोजित करेगी। आजादी के महत्वपूर्ण आयामों को याद किया जाएगा। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर यानी कल से गांधी जयंती के दिन से की जाएगी। बता दें कि झारखंड में कांग्रेस नेता 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती पर बाबू वाटिका में गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। इस दिन पुराना विधानसभा में गांधी के विचारों पर एक गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। 15 अगस्त तक 2022 तक चलेगा। हम रांची में इसकी शुरुआत प्रातः
10:30 बजे बाबू वाटिका में महात्मा गांधी के प्रतिमा माल्यार्पण, कांग्रेस भवन में लाल बहादुर शास्त्री व महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण, महात्मा गांधी रोड में जो गांधी जी की मूर्ति है वहां पर भी हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नेता रामधुन करते हुए जाएंगे और वहां पर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और अब बात गुमला की करेंगे, जहां घाघरा प्रखंड में द्वितीय कर्मा को लेकर पाकर टोली युवा समिति द्वारा आयोजित 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन पाकर टोली मैदान में संपन्न हुआ। बता दें कि फाइनल टूर्नामेंट का शुभारंभ थाना प्रभारी आकाश कुमार पांडे ने किया। वहीं इस दौरान फाइनल टूर्नामेंट मैच राजा फुटबॉल क्लब घाघरा बनाम सीजीएस चंदवा के बीच खेला गया, जिसमें 3-0 से राजा फुटबॉल क्लब घाघरा ने जीत हासिल की। वहीं मौके पर मुख्य अतिथि थाना प्रभारी आकाश कुमार पांडे ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलें, हारी हुई टीम को हताश न होकर निरंतर प्रयासरत रहने की जरूरत है। आप युवा और गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के रतन टोली गांव में एक नवजात शिशु को कुएं में फेंके जाने का मामला सामने आया। इस संबंध में रोजबेट लकड़ा ने बताया कि उनकी बेटी का नाम जयंती लकड़ा है और वो मानसिक रूप से परेशान है। उसने कल रात को अपने नवजात शिशु को गांव के बाहर कुएं में डाल दिया, जहां नवजात शिशु की मौत हो गई। इसकी जानकारी गांव वालों को खुद युवती ने दी, जिसके बाद गांव वालों ने कुएं के पास जाकर शिशु के शव को बाहर निकाला। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस और पंचायत के मुखिया को इस घटना की सूचना दी और तुरंत थाना प्रभारी की अगुवाई में पुलिस दल बल के साथ गांव पहुंची। बता दें कि ग्रामीण और पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली गई। वहीं शिशु के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेजा गया। जमशेदपुर में डायवर्जन के ऊपर से बह रहे पानी की वजह से उड़ीसा टाटा मुख्य मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पोटका के हल्दीपोखर नागा नदी के पास नवनिर्मित पुल का निर्माण किया जा रहा है। वहीं उसके पास से डायवर्जन भी बनाया गया है, जो कि भारी बारिश की वजह से टूट गया है। पानी डायवर्जन के ऊपर से बहने लगा है, जिससे जमशेदपुर से उड़ीसा जाने वाले मुख्य मार्ग घंटों से बाधित है। दोनों ओर हजारों की संख्या में वाहनों का आना जाना नहीं हो पा रहा है। मैंने डाइवर्सन टूट गया, पुलिया चालू था उसको भी उखाड़ दिया गया। मैंने तत्काल बारिश दो दिन से बारिश हो रहे हैं। बारिश का इतना भारी बारिश कि उसमें बोलने का कुछ नहीं है। अच्छा, ठेकेदार को बोला गया। अच्छा, हाथा पुलिया भी टूट गया है। यही परिस्थिति हाथा पुलिया का भी है।
माने दोनों टाइप डाइवर्सन कर रहे हैं, माने साइड गाल। तो बरसात का टाइम साइड गाल नहीं करना चाहिए अभी उतना आंधी तूफान में। और डाक विभाग के प्रयास से अब देश के कोने कोने तक रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका का प्रसाद पहुंचेगा। जी हां, भारतीय डाक विभाग झारखंड प्रमंडल और छिन्नमस्तिका मंदिर न्यास समिति के संयुक्त तत्वाधान में मां छिन्नमस्तिका परिसर में प्रसादम कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बता दें कि उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डाक अधीक्षक हजारीबाग रूपक सिन्हा और विशिष्ट सहायक डाक अधीक्षक रामगढ़ कुणाल प्रियदर्शी पहुंचे, जहां दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं इस मौके पर डाक अधीक्षक का कहना है कि डाक विभाग के प्रयास से अब छिन्नमस्तिका मंदिर का प्रसाद पूरे देश के लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। छिन्नमस्तिका मंदिर समिति की तरफ से और भारतीय डाक विभाग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें मंदिर के प्रसाद का जो भक्तगण तक जो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, यहाँ नहीं आ पाते हैं, उनको घर बैठे यहाँ प्रसाद हम लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घर तक, उनके दरवाजे तक पहुँचाने का कार्य करने वाले हैं। इसके लिए हमारे भक्तगण को मनी ऑर्डर करना होगा मंदिर के नाम से, और वो मनी ऑर्डर का अमाउंट जो है समिति को चला जाएगा और समिति जो है वो प्रसाद हमें देगी पैकिंग करके, और उसको हम स्पीड पोस्ट के थ्रू हम भक्तगण तक पहुंचाएंगे। मां छिन्नमस्तिका मंदिर और भारतीय डाक विभाग की ओर से प्रसादम बोल के एक योजना का आरंभ करना था। चूंकि इसका ऐसा ये स्थिति है कि सारे भक्त को, सनातन धर्म के सारे भक्त को प्रसाद मां भगवती को मिले, इसका प्रयास हम लोग ने किए और डाक विभाग के साथ। और इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार। श्री पीयूष साहू, सुश्री तारा शुक्ला, और श्री उज्जवल गुप्ता। जोरदार तालियां सभी के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी शुभकामनाओं के लिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित नायब तहसीलदारों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी,